विवेक सर, सरकार की तरफ से इस पूरे मामले पर चुप्पी है। उससे पहले जरा असदुद्दीन ओवैसी के एक ट्वीट की हम बात कर लें। असदुद्दीन ओवैसी ने इस अलर्ट को लेकर के जो ट्वीट किया है, उन्होंने लिखा है अपने इसमें कि एप्पल थ्रेट नोटिफिकेशन के जरिए मालूम चला कि मेरे फोन को निशाना बनाया जा रहा है। आगे उन्होंने एक बड़ा शानदार अंदाज में अपने जिस जिस अंदाज के लिए वो जाने जाते हैं, बहुत अपनी जो बात जितनी संजीदगी के साथ वो कहते रहे हैं, अभी चाहे वो सरकार से विपक्ष से, ठीक है, वो ए टीम बी टीम अलग जगह पे है। उन्होंने आगे लिखा हुआ है कि खूब पर्दा है कि चिलमन से लगे बैठे हैं, साफ छुपते भी नहीं, सामने आते भी नहीं। विवेक सर। जो भी है, जहाँ तक जो कुछ भी चल रहा है उसका सवाल है, ये तो बहुत एक्सपेक्टेड ही था। मतलब ये सिर्फ अभी होता है ऐसा नहीं है। पहले जब 30-40 साल पहले से हम ये सारी बातें सुनते आ रहे हैं, उस समय फ़ोन टैपिंग होता था। तो उसमें जो कुछ भी संभाषण फ़ोन पर चलता है उसको सुना जाता था, और उससे सामने वाला जो है अपोनेंट जो है वो क्या कर रहा है, उसकी क्या गतिविधियों में, किन गतिविधियों में वो लिप्त है, उसकी जानकारी ली जाती थी। अभी फ़ोन टैप जो होता है, हैक जो होता है, टैप और हैक में फ़र्क ये है कि टैप में आप संभाषण सुन सकते हैं, लेकिन फ़ोन में जो जानकारी है, वो जानकारी आप नहीं ले सकते। पहले तो लैंडलाइन हुआ करता था, मोबाइल के ज़माने में भी जब फ़ोन टैप हुआ तो फ़ोन के अंदर जो जानकारी है वो आपको नहीं मिलती है। हैकिंग में होता है ये कि आपको जानकारी पूरी मिल जाती है, चाहे आपका ईमेल हो, चाहे आपका सिर्फ मेरे ख्याल से व्हाट्सएप की जानकारी आप नहीं निकाल सकते, क्योंकि वो एंड टू एंड एन्क्रिप्टेड है। और वो एक सरकार का एक प्रॉब्लम भी है, वो व्हाट्सएप को बार बार परेशान करता है कि वो जानकारी हमें चाहिए, एटलीस्ट फर्स्ट सेंडर जो है उसकी जानकारी हमें दीजिए। इस तरह से व्हाट्सएप के पीछे भी वो पड़े हैं। लेकिन व्हाट्सएप है कि वो उस बात को मानने से इनकार कर रहा है, कह रहे कि वो एक कॉन्ट्रैक्ट है उनका अपने कस्टमर के साथ कि वो उसकी जो जानकारी है वो प्राइवेट रहेगी, वो किसी को नहीं दी जाएगी। तो वो सरकार, जैसे हमारे यहाँ की तमाम एजेंसियां जो है और हमारे यहाँ की तमाम प्राइवेट कंपनियां भी जो है, वो जिस तरह से सरकार के सामने घुटने टेक देती है, मानना पड़ेगा व्हाट्सएप को कि वो हमारे सरकार के सामने वो, मतलब वो इस तरह की बात एक्सेप्ट करने के लिए तैयार नहीं होती है। तो फोन हैकिंग में फोन से जानकारी आपकी जो भी है वो निकाल ली जाती है। अब ये भी एक्सपेक्टेड ही था, मतलब सरकार ये सब करती होगी। पर्टिकुलरली जब, जहाँ तक मोदी सरकार का सवाल है, बहुत बहुत सारी सरकार, मतलब ऐसा नहीं कि कांग्रेस के ज़माने में फ़ोन टैपिंग नहीं हुआ, सब होता है, होते रहता है। लेकिन अभी ये जो सरकार है वो एक बहुत ज़्यादा लंबा ये सब प्रोग्राम इसका चलता है। अब हमने पेगासस में भी देखा है कि महाराष्ट्र के उस समय के मुख्यमंत्री वो खुद इसराइल गए थे, और ऐसा उनको, उनके ऊपर एलिगेशन है कि वो खुद जाकर लेकर आए पेगासस। इस तरह की भी बातें हुई है। तो पेगासस की तरफ से भी, मतलब पेगासस का भी जो अलर्ट है वो बहुत कुछ हमको बता कर गया कि ये सरकार क्या क्या कर सकती है। तो कुल मिलाकर किसी को भी अपना प्राइवेट कोई स्पेस न मिले और सारी की सारी जानकारी जो है वो सरकार एक्सेस कर पाए, इस तरह की कोशिश इनकी हुई। आप कह रहे थे कि अपोजिशन लीडर्स, आप शायद गलत समझ रहे हैं। मैं समझता हूं कि ये सारा जो ये सारी जो कोशिश है, ये बीजेपी के ऐसे लीडर्स के खिलाफ भी जारी होगी जो मोदी और शाह की लीडरशिप को चैलेंज करते हैं अंदर से, या फिर उनके साथ में उनके रिश्ते अच्छे नहीं है। ऐसे जो कुछ भी बीजेपी के लीडर्स हैं, उनके खिलाफ भी ये सारे पैतरे अपनाते होंगे ये लोग। इसके बारे में मेरे मन में कोई शंका नहीं है। सिर्फ इतना ही है कि बीजेपी का जो लीडर है उसको अगर आईफोन की तरफ से कोई इस तरह का अलर्ट आया हो तो वो पब्लिकली बताएगा नहीं, लेकिन आया तो जरूर होगा। कई लीडर्स ऐसे होंगे जिनको इस तरह के अलर्ट्स आए होंगे। तो ये जब कोई भी अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट होता है और उसमें 2-3 ही लोग जो है वो सर्वशक्तिमान बन जाते हैं, तो वो अपने भी लोगों के खिलाफ इस तरह के काम करते हैं। तो मुझे बिल्कुल इस बात में आश्चर्य नहीं होगा कि बीजेपी के भी कुछ लीडर्स जो है उनके खिलाफ इस तरह का एक प्रयोग हो रहा होगा, और वो आपस में बात करते होंगे, पब्लिकली बात करने की उनकी हिम्मत नहीं बनती होगी। तो ये सारा खेल जो है बीजेपी का, हमने पेगासस में देखा किस तरह से तथाकथित जो अर्बन नक्सल्स है उनके कंप्यूटर्स में कुछ इस तरह की जानकारी डाली गई, प्लांट की गई, जिसको यूज करके, जिसका इस्तेमाल करके उनके खिलाफ
केसेस बनाएगी। अब मैं ये नहीं मानता, ये नहीं कहता हूं कि अर्बन नक्सलिज्म जैसा कोई फिनोमिनन है नहीं। नक्सलवादियों के शहरों में सिंपथाइजर्स हैं और वो हर मुमकिन कोशिश करते हैं कि जो जंगल में बसे हुए नक्सलवादी है उनकी जो भी एक्टिविटीज है उसको मदद करने के लिए, उनको पैसा पहुंचाने के लिए, उनको जो कुछ भी चाहिए वो पहुंचाने की कोशिश शहरों के अंदर से होती है, मैं बिल्कुल मानता हूं। लेकिन अगर आप किसी के कंप्यूटर पर और या फिर किसी के फोन पर किसी इजरायली सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके उनमें कुछ इस तरह का ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल डालते हैं जिसको इस्तेमाल किया जाए और उनको प्रोसिक्यूट किया जाए उसके बेसिस पे, अगर वो खुद अपने कंप्यूटर पर अपने तरफ से कुछ इस तरह का ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल डालते हैं तो मैं समझ सकता हूं। लेकिन सरकार एक ऑब्जेक्शनेबल मटेरियल उनके कंप्यूटर पर डाल रही है किसी सॉफ्टवेयर का इस्तेमाल करके और उसके बेसिस पे उनको प्रोसिक्यूट करे तो वो गलत है। तो इसको थोड़ा सा नुआंस तरीके से देखने की जरूरत है। तो ये आपके खिलाफ भी हो रहा होगा, आपके फोन को भी टैप किया जा रहा होगा, आपके फोन से भी जानकारी निकाली जा रही होगी और मेरे फोन से भी जानकारी निकाली जा रही होगी, इसके बारे में मेरे कोई डाउट नहीं है। लेकिन आई डोंट केयर, आप निकालिए, आपको जो भी निकालना है। भाई कितना डर डर के कितना रहेगा आदमी, डर डर के कितना जिएगा। आपको जो जानकारी निकालनी है उसके बेसिस पे आपको जो कुछ भी कार्रवाई करनी है आप करिए। जब तक इस तरह का एटीट्यूड, इस तरह का एक हम स्टैंड नहीं लेते तब तक ये जो कोशिश है ये जारी रहेगी और उसका इस्तेमाल जो है सरकार अपने स्वार्थ के लिए और आपको परेशान करने के लिए करती रहेगी। और अपोजिशन को इसके लिए तैयार, मैं जानता हूं कि वो तैयार तो हमेशा ही रहते होंगे, लेकिन जब जानकारी मिलती है तो उसकी बात करना, उसके बारे में दुनिया को बताना उनका काम है जो उन्होंने आज किया है। और इसको लेकर सरकार को सवाल पूछना ये सिर्फ उन नेताओं का काम नहीं है जिनके खिलाफ इस्तेमाल हुआ है, ये सब ये सिविल सोसाइटी का भी काम है। सिविल सोसाइटी भी पूछे कि भाई इस तरह का दुरुपयोग जो है आप अपनी व्यवस्था का अगर कर रहे हैं और इजराइल को इस तरह से आउट ऑफ द वे जाके सपोर्ट करने का कारण क्या है। क्योंकि ये सारा उपकार जो है इजराइल का, उस उपकार का ये एक क्या कहेंगे उसका, उसी का एक रिएक्शन है। उसी को उस उपकार की मराठी में कहते हैं परतफेड़, मतलब आपको उसको उस उपकार का कुछ देना है, उसका ब्याज देना है आपको, इसलिए तो आउट ऑफ द वे जाकर आप इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं। क्योंकि ये सारी आपके बारे में जो खुफिया जानकारी इजराइल के पास है कि आप एक इंडियन स्टेट के नाते अपने ही नागरिकों के खिलाफ क्या क्या कर रहे हैं, इसकी खुफिया जानकारी इजराइल के पास है। क्योंकि ये सारा खुफिया तंत्र आपने उनसे लिया है, तो अगर आप उनको सपोर्ट नहीं करेंगे तो आपको एक्सपोज कर सकते हैं। तो एक तरह से वो भी आपको कहीं ना कहीं ब्लैकमेल कर रहे हैं। इस तरह की एक स्थिति बनी हुई है और इसलिए मुझे लगता है कि इसको लेकर सरकार से कड़े सवाल पूछे जाने चाहिए। मुझे पता नहीं कि महुआ मैत्रा का मैं समझ सकता हूं और प्रियंका चतुर्वेदी जो भी सरकार के खिलाफ मुखर होकर बात करते हैं उनके खिलाफ इस तरह का काम होता है, पता नहीं। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जो बहुत ही, अब शशि थरूर के खिलाफ इसको क्यों इस्तेमाल किया जा रहा है मुझे पता नहीं। वो क्या वो बहुत ज्यादा मुखर होकर बीजेपी के खिलाफ बात तो नहीं करते हैं, लेकिन उनके खिलाफ भी इस्तेमाल हो रहा है। तो कुछ ना कुछ उनका उद्देश्य है, पता नहीं किस एंगल से वो कर रहे हैं, क्या उद्देश्य है। ये सब इसकी छानबीन होनी चाहिए, लेकिन वो नहीं होगी। इलेक्ट्रोल बॉन्ड के बारे में आप देखिए सरकार का स्टैंड क्या है कोर्ट में, ये सब जरूरी है। मतलब वो कहते हैं कि ये ट्रांसपेरेंसी है, जो ओपेकनेस है उसको ट्रांसपेरेंसी बता रही है सरकार, जो ओपेक है उसको ट्रांसपेरेंट बता रही है। तो ऐसे सरकार से और हम क्या अलग उम्मीद कर सकते हैं। ये तो होना ही था जो हुआ है, इसकी छानबीन तभी होगी जब ये सरकार जाएगी, तब तक तो कुछ नहीं होगा, ऐसा मुझे लगता है। राम प्रकाश जी। विवेक सर, ये अभी धनंजय सर जो कह रहे हैं सरकार एक अलग सरकार भाई चोर है, ठीक है, वन नेशन वन इलेक्शन जैसी बात करते हैं, ऑनलाइन वोटिंग्स का कॉन्सेप्ट कई बार दिया जाता है कि अब वोट जो है आप घर बैठे ऑनलाइन दे सकते हैं और ये सारी चीजें। सर एक तो सवाल, ऑनलाइन वोटिंग अगर सरकार किसी भी कॉन्सेप्ट में लेकर के आती है आपकी सुविधा और हमारी सुविधा के लिए कि हम घर बैठे वोट कर पाएं, तो क्या ये जो ऐसी खबरें हैं वो आपकी वोट को लेकर के आपको कितना सेटिस्फाई करेंगी कि आप जो वोट दे रहे हैं वो वहीं जा रहा है कि नहीं जा रहा है। और साथ ही साथ क्या अब इस पहले पेगासस और अब ये अलर्ट, क्या इसके बाद अब ईवीएम को लेकर के फिर एक बार जंग तेज होती हुई देखी जाएगी?
जी, ईवीएम को लेकर तरह तरह की शंकाएं वक्त चलते हमने देखा है कि बहुत सारी शंकाएं उपस्थित होती आ रही है। पहले तो अडवाणी जी थे, फिर वो जो बीजेपी के एक वो नरसिंह राव जो थे, उन्होंने किताब भी लिख डाली उसके ऊपर। अब तो वो पैरवी कर रहे हैं कि ईवीएम मशीन कितनी अच्छी है। मुझे लगता है वो चाहे मैं ये कहूँगा कि ईवीएम मशीन में मान लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, ऐसा मानकर चलते हैं। उसके बावजूद मैं ये कहूँगा कि हम अब कुछ लोग कहते हैं कि वापस बैलेट पेपर पर नहीं जाना चाहिए। योगेंद्र यादव उनमें से एक है, वो कहते हैं कि नहीं, उसमें नहीं जाना चाहिए। ये हो सकता है कि हम दूसरा कोई इलाज निकालें। ये हो सकता है कि जितने भी वो जो पेपर ट्रेल्स होते हैं वो सारे के सारे निकाले जाए और वो गिने जाए। आजकल तो नोट गिनने का मशीन आता है, तो उन मशीनों पर वो भी गिना जा सकता है। मतलब अगर वक्त ही हमको बचाना है तो वो भी इस्तेमाल किया जा सकता है। अब कल जाकर कोई कहेगा कि उस तरह का मशीन जो है वो भी मैनिपुलेट हो सकता है। तो मशीन के मैनिपुलेशन का जो मुद्दा है वो अनएंडिंग है। तो फिजिकली अगर हम काउंट करें वोट्स, तो हो सकता है कि हमको 1 दिन के बजाय हमको 7 दिन में रिजल्ट पता चले। तो मैं ये कहूँगा ऐसी कौन सी जल्दी है? अगर 7 दिन में पता चले तो क्या प्रॉब्लम है? ये वन नेशन वन वोट की बात करते हैं, वन इलेक्शन की बात करते हैं, और आपके पास मौका था, पिछले साल भी था, इस साल भी था। 5 राज्यों की चुनाव है, एक ही दिन में करके दिखाते, एक एग्जाम्पल सेट हो जाता कि देखिए हमने करके दिखाया। तो हम एक देश के इलेक्शन भी एक ही समय में कर सकते हैं। तो ये जो 5 राज्यों की चुनाव है वो भी आप स्टैगर्ड कर रहे हैं, वो भी अलग अलग डेट्स पर कर रहे हैं। तो ये सब झूठ है, ये सब दिखावा है। जैसे महिला आरक्षण का मामला है, वो देना ही नहीं चाहते। वो इंश्योर करना चाहते हैं पहले कि जितने भी मेल मेंबर्स हैं उनकी सीटें इंटैक्ट रहे, और फिर जब सीटों की संख्या बढ़े उसमें फिर महिलाओं को एडजस्ट करे। ये है, ये छलावा है, ये झूठ है, और वो 2029 से पहले वो नहीं होने वाला है। तो ये कुल मिलाकर एक छलावा और एक झूठ का एक पर्दा उन्होंने खींच लिया है, जिसके पीछे वो क्या कर रहे हैं हम नहीं देख सकते। उनको पता है, और उनको उनमें से मतलब उनको सारों को नहीं पता है। गडकरी ऐसा नेता है, उसको नहीं पता होगा कि मोदी जी क्या सोच रहे हैं, शाह क्या करने वाले हैं, अगले इलेक्शन में क्या होगा, क्या उनको टिकट मिलेगा भी या नहीं। मतलब ये खुद के टिकट के बारे में भी वो शायद आश्वस्त नहीं है। तो कुल मिलाकर 2-3 लोग ही इस देश को चला रहे हैं। मैंने जैसे कहा कि ये इस तरह का जो सॉफ्टवेयर है वो सिर्फ अपोजिशन के लीडर्स पर इस्तेमाल किया जा रहा होगा, ऐसा मैं नहीं मानता। मैं मानता हूं कि बीजेपी के अंदर भी उसको इस्तेमाल किया जा रहा होगा। हमने देखा है गुजरात में क्या क्या हुआ है, गुजरात में किस तरह की वारदातें हुई है। जब संजय जोशी वाला मामला हुआ तो क्या हुआ था, किसने किया, वो किसने करवाया, किसने वो सीडीज बीजेपी के नेशनल कन्वेंशन में उसकी सीडीज बांटी गई बाकायदा। जब मोदी जी उभर कर आ रहे थे प्राइम मिनिस्टर कैंडिडेट, ये बताया गया कि भाई संजय जोशी उसमें रहेंगे तो मोदी जी नहीं आएंगे। तो किसने करवाया संजय जोशी के खिलाफ वो सीडी वाला प्रकरण? जो अपने ही पार्टी के लोगों के खिलाफ इस तरह की कार्रवाई कर सकते हैं, इस तरह की काम कर सकते हैं, वो अपोजिशन के खिलाफ तो बिल्कुल आप एक्सपेक्ट ही करिए वो करेंगे। तो इससे निजात पाना बहुत मुश्किल है। और ये एक सर्विलेंस स्टेट है। जो अथॉरिटेरियन रिजीम्स होती है वो सर्विलेंस स्टेट को पहले एस्टैब्लिश करती है, वो पूरी जानकारी निकालती है कि और उसमें सिर्फ अपोजिशन के लीडर्स नहीं होते हैं, उसमें उनके भी लोग होते हैं, अपने लोगों पर भी वो सर्विलेंस रखते हैं और पूरी जानकारी रखते हैं कि कौन क्या कर रहा है, और उसके हिसाब से वो स्ट्रेटजीज बनाते हैं। ये इनसिक्योरिटी से आता है। मोदी जी बहुत इनसिक्योर नेता है। अगर मान लीजिए कि 2024 में मोदी जी इलेक्शन हार जाते हैं तो सत्ता नहीं छोड़ेंगे। जो पत्रकार है राज्यसभा के मेंबर कुमार केतकर, जो किसी जमाने में एक बहुत नामचीन संपादक भी रहे हैं महाराष्ट्र के, कुमार केतकर तो कहते हैं कि भाई अगर ये हार भी जाए तो सत्ता नहीं छोड़ेंगे, किसी भी लिहाज से वो सत्ता नहीं छोड़ेंगे। तो ये इनसिक्योरिटी से आता है, क्योंकि सत्ता अगर हार गए इलेक्शन तो अपोजिशन की अगर सरकार आती है तो उनका जेल जाना तय है, ऐसा उनको लगता होगा, इसलिए वो सत्ता नहीं छोड़ेंगे। तो ये जो इनसिक्योरिटी वाला मामला है, ये अपने आप को बहुत इनसिक्योर उन्होंने कर दिया है, इसलिए वो बाकी सबको अपने सिक्योरिटी के लिए बाकी सबको इनसिक्योर बनाने का उनका एक स्ट्रेटेजी होता है।
उसमें आप मोबाइल आप देखिए, फेसबुक पे कई बार आपको कुछ न्यूडिटी भी उसमें सामने आ जाती है। तो अगर आपने 2 मिनट में वो देख लिया तो बार-बार आपके मोबाइल पे वो आता है। तो अगर आपका मोबाइल ट्रैकिंग पर है तो वो आपके खिलाफ कोई भी एक कैंपेन कर सकते हैं कि ये जो पत्रकार है बड़ी-बड़ी बातें करता है, लेकिन ये पोर्नोग्राफी देखता है। ये किसी भी तरह से आपको फँसा सकते हैं। इसलिए डरने की कोई बात नहीं। जो भी आपके मोबाइल का जो भी आप जिस तरह से भी इस्तेमाल करना चाहते हैं करिए। सिर्फ किसी एंटी नेशनल एक्टिविटी में आप लिप्त पाए गए तो फिर शायद आपको कोई नहीं छुड़ा सकता। लेकिन आपकी प्राइवेसी जो है वो एट स्टेक है और आपकी प्राइवेसी खत्म हो गई है, ये मान के चलिए आप। उसके बावजूद आपको जो करना है वो आप करिए। उस हिम्मत के साथ आपको रहना पड़ेगा। नहीं तो आप भी इनसिक्योर होके जिएंगे तो फायदा क्या है। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये चलेगा सिलसिला, जब तक ये लोग सत्ता में रहें वो चलेगा। उसके बाद भी चल सकता है, जो सत्ता में आएंगे हो सकता है कि वो भी इस तरह का इस्तेमाल करेंगे, क्योंकि फिर उनको इनसिक्योरिटी रहेगी बीजेपी से, तो वो इस्तेमाल करेंगे, बिल्कुल करेंगे, हो सकता है। तो ये दौर तो चलेगा। मुझे लगता है ये सर्विलेंस स्टेट जो है, आप सरकार का जारी दीजिए। आपके दिमाग में अगर कोई विचार आता है, आपका मोबाइल ऑन है और आप एक दूसरे के साथ कुछ बात कर रहे हैं, किसी चीज के बारे में बात कर रहे हैं, आप मोबाइल आपका खोल के देखिए, आपको उसका अपने आप उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। मतलब आपकी बात आपका मोबाइल भी सुन रहा है। सरकार तो जाने दीजिए, आप सरकार को कहाँ तक दोष देंगे। तो ये इस तरह की टेक्नोलॉजी अगर हमारे साथ है, हम इस तरह की टेक्नोलॉजी के काल में हमारा अगर जीवन हमें व्यतीत करना है, तो हमें लगता है कि वो उसके साथ में जीने की आदत हमें डालनी पड़ेगी। तो सरकार का मामला तो अपनी तरफ अपने दृष्टि से एक मामला है ही सीरियस, लेकिन ये सर्विलेंस स्टेट जो है वो टेक्नोलॉजी के मार्फत, ये जो कंपनियां हैं वो कंपनियां भी आपके ऊपर सर्विलेंस रखती है और जिसका फायदा सरकारें भी लेती है। तो ये कुल मिलाकर बहुत ही पेचीदा मामला है। सिर्फ सरकार के मुद्दे पर हम इसको सीमित नहीं कर सकते।